आप पकड़ लेंगे। वो कर लेंगे, हम कर लेंगे, वो बाद में हो पाएगी। वो तो हम पेन कर देंगे तो सबका आ जाएगा। ठीक है, क्या पूरा नाम लिखते हैं आप? ज़हीर अब्बास है जी। आप जो है अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष। जी, प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। अल्पसंख्यक मोर्चा कहलाता, क्या कहलाता है? अल्पसंख्यक मोर्चा, लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष का मैं ब्रज क्षेत्रीय प्रमुख। अच्छा, पंडित जी दीनदयाल उपाध्याय जी, जन्म जी, शताब्दी प्रोग्राम। वर्ष के जो कार्यक्रम हो रहा है उसका ब्रज क्षेत्र के प्रमुख। मैन यही है। ठीक है, चलो मैं बाद में जोड़ दूंगा। हाँ बताइए, आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष के ब्रज क्षेत्र के प्रमुख हैं। यहाँ एटा में आपने एक बैठक रखी, क्या यहाँ का उद्देश्य है, क्या संदेश आप देना चाहेंगे? उद्देश्य ये है कि जो प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी का जो सबका साथ और सबका विकास के एजेंडे में जो काम कर रही है सरकार, उसके जो नतीजा है कि प्रदेश में हमारी योगी जी की सरकार बनी और एक माहौल बदल रहा है। मुसलमानों की, खासकर अल्पसंख्यकों की सोच बदल रही है और ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान वर्ग, मुस्लिम वर्ग ये सोच रहा है कि हम लोगों का जो विकास होगा, इल्म और तरक्की, बग़ैर पढ़े लिखे जो है ऐसे तरक्की नहीं कर सकते। सबको एक मुख्य धारा में जोड़ना, ये भारतीय जनता पार्टी का एक मुद्दा है। और आने वाले समय में निकाय चुनाव भी आ रहे हैं और 2019 में फिर दोबारा से सरकार बनेगी जिसमें मुसलमानों की, खासकर अल्पसंख्यकों की बहुत अच्छा योगदान मिलेगा और उनका योगदान भी रहेगा। आप मुस्लिम अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं, तो बताइए कि मोदी सरकार आने से पहले एक बहुत बड़ा भय प्रचारित किया जा रहा था कि मुस्लिम्स का उत्पीड़न होगा, मुस्लिम के साथ न्याय नहीं हो पाएगा, जैसा बीजेपी ने नारा दिया सबका साथ सबका विकास। तो आपको क्या अब अंतर मालूम पड़ रहा है? ये हमें तो अंतर कुछ नहीं मालूम पड़ रहा। मैं तो 22 साल से बीजेपी का सक्रिय सदस्य रहा हूँ। आने वाले जो समाज है, खासकर मुस्लिम समाज है, उसमें बहुत अच्छी लहर चल रही है और वो समझने लगे हैं कि देश को और तरक्की के लिए हमें जो है भाजपा का साथ देना चाहिए, मोदी जी का सहयोग करना चाहिए, क्योंकि हमें अगर देश को आगे बढ़ाना है तो सभी को, हिंदू हो या मुसलमान हो, सभी को एक कांधे से कांधे मिलकर चलना चाहिए। और मुसलमान बहुत तेज़ी से की सोच बदल रही है और माहौल बदल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी में जुड़ रहे हैं और ये बहुत एक अच्छी बात है। जयदी साहब, एक प्रश्न ये है कि जो 3 तलाक का मुद्दा है, जो बहुत ज़्यादा बर्निंग टॉपिक रहा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी एक आदेश कर दिया है कि 3 तलाक जो है अवैध है, अब मुस्लिम महिलाओं को कोई पीड़ित नहीं कर सकता है इसके माध्यम से। तो आप किस दृष्टि से देखते हैं इसको, खासतौर से आप अल्पसंख्यक मोर्चे से हैं? देखिए, 3 तलाक अभी सुप्रीम कोर्ट ने जाके किया है, लेकिन इस्लाम में भी वैध है। यहाँ आपके पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में भी 3 तलाक पे बैन है, पाकिस्तान में भी बैन है और ये इस्लाम में भी इसका कोई औचित्य नहीं है। आज खासकर जो कुछ तरह के जो मौलाना थे वो अपनी दुकान चलाते थे और ये हमारी सरकार को बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है जिन्होंने मुस्लिम अल्पसंख्यक बहनों के लिए, बेटियों के लिए जो ये कदम उठाया। आज बहनें और हमारी जो माँ बेटियां हैं वो बहुत खुश हैं। मोदी जी का हमेशा धन्यवाद करती रहेंगी और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो मानना पड़ेगा। और हम लोग आपस में, सरकार व मुस्लिम समाज के जो अच्छे पढ़े लिखे वर्ग हैं और पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ मिलके एक नया कानून बनाने जा रहे हैं और जल्दी इस पर कानून बन जाएगा। क्या आप मानते हैं कि इस निर्णय से मुस्लिम महिलाओं की ज़िंदगी में आमूलचूल परिवर्तन आएगा? बिल्कुल बिल्कुल। आज जो है, जो तलवार लटका करती थी 3 तलाक की, जो घरों में लटकी रहती थी, एक जो महिलाएं परेशान रहती थी, कभी कोई आ रहा है, नमक कम हो गया तो 3 तलाक हो रही हैं, लेकिन आज जो है वो जो इस्लाम में भी औरतों के लिए इज्जत है, लेकिन कुछ तबके ऐसे होते हैं जो इस तरह से हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और
हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच कि 3 तलाक को ख़त्म किया जाए और महिलाओं को जो इज़्ज़त दी है उसके हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं और अपनी मुस्लिम बहनों की तरफ से ये बधाई के पात्र हैं। जयदी साहब, एक बहुत अहम मुद्दा चल रहा है आजकल, रोहिंग्या जो मुस्लिम्स हैं जिनके ऊपर शरणार्थी बनने का एक मामला है। भारत सरकार भी उनको नहीं रखना चाहती, विश्व के कई अन्य देश उनको शरण नहीं देना चाहते, उनका बहुत बड़ी संख्या में कत्लेआम भी हो रहा है। तो इस समस्या पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये इंटरनेशनल जो है साजिश के तहत हो रहा है। हम यहाँ पर रह रहे हैं, वो आज से नहीं 4 साल से वो यहाँ पर हैं, लेकिन जो IS है, जो आतंकी संगठन है, और ख़ास करके हमारा पड़ोसी मुल्क, हाफिज शहीद जैसे लोग, उनका जो है गलत तरीके से फ़ायदा उठाकर और उनको ट्रेनिंग देना चाह रहे हैं। इसलिए जो है हमें देखना पड़ेगा कि वो देश के लिए ख़तरा तो नहीं है। अगर जो वाकई में ख़तरे नहीं लगते हैं वो हिंदुस्तान में रह सकते हैं। और जब बांग्लादेश भी इस चीज़ को मान चुका है कि उनको जो है वहीं बर्मा में जाना चाहिए, और पूरा इंटरनेशनल कोशिश चल रही है कि उनको बर्मा में ही रहे, लेकिन आतंकवाद, हिंदुस्तान कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिससे देश की सुरक्षा व्यवस्था में खतरा हो। तो क्या आप मानते हैं कि रोहिंग्या जो मुसलमान हैं वो आतंकवादी हैं? नहीं, उनकी आतंकवादी सोच नहीं बता रहा हूँ। जो सोच का फ़ायदा उठा सकते हैं, उनकी परेशानी का फ़ायदा उठा के हमारा पड़ोसी मुल्क ISI के तहत जो है उनको गलत सोच और गलत धाराओं में ले जा सकता है। इसलिए जो है हमें बड़ा सोच विचार के साथ काम करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कहीं देश की सुरक्षा व्यवस्था में तो वो परेशानी नहीं आएगी। इसलिए जो है शीर्ष नेतृत्व देख रहा है और उसमें जांच भी चल रही है कि कहाँ कहाँ पर निगरानी भी हो रही है। ऐसा नहीं है कि उनको हम नहीं रखना चाहते, लेकिन अपने देश जो 125 करोड़ लोगों की भी सुरक्षा हमारे लिए अहम है। विपक्षी पार्टियां, खासतौर से कांग्रेस पार्टी, इस मुद्दे का राजनीतिकरण करना चाह रही है और मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण के लिए वो इसकी पैरवी कर रहे हैं कि उनको शरण दी जाए। कांग्रेस तो यही करती आई है कि शरण दी जाए। तो कांग्रेस ऐसा करे कि कितना लोगों से आज से नहीं है, वो 5 साल से ये लोग आ रहे हैं, लेकिन अब जाके अभी एक आतंकवादी भी पकड़ा गया है जो ISI इराक में लड़ के भी आया था। वो रोहिंग्या मुसलमानों के संपर्क में था। आप लोगों को तो मालूम है। ठीक।